अखिलेश यादव गृह मंत्री होंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री। नहीं आशीष, खबर ये आ रही थी कि उन्हें पार्टी ने ही मना किया है। बीजेपी आला कमान ने तय किया, उनके उम्मीदवार भाग रहे हैं। वो लगातार अमेठी में बनी है और अब वो अपने विकास कार्यों के ढोल भी पीट रही है कि उन्होंने अमेठी में ये किया। अरे आप मंदिर बनवाइए, अच्छी बात है, भोलेनाथ की पूजा कीजिए। देखिए ये वो लोग बोल रहे हैं जिनका अभी जनाधार बहुत घटता जा रहा है। हार रही है भारतीय जनता पार्टी। अब तो नेताओं का मंदिर का दौरा शुरू हो गया। अगर बीजेपी सच में इतनी मजबूत होती है, छोटे-छोटे दलों से गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ती है? वो 400 पार का नारा जो दिया है पीएम ने, उस हिसाब से वो कर रहे हैं। वरुण गांधी की और मेनका गांधी की, इनको लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अंदर खाने वरुण गांधी की बातचीत हुई है अखिलेश यादव के साथ। वो कभी भी साइकिल पर सवार इन्विटेशन ठुकराएंगे एक ऐसे कार्यक्रम का जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते हो रहा है एक तरीके से, और आप बोलेंगे नहीं नहीं हमारे राम अलग है, हमको जब जाना होगा जाएंगे। हाँ तो उसी दिन लोगों ने अपनी हार मान ली है। कई लोग बीजेपी साफ कह रही है, उन्होंने भी निमंत्रण पत्र। तो शंकराचार्य को चुनाव थोड़ी लड़ना है। 2024 चुनावी साल है, हर ओर सियासी नारों की भरमार है। इस बीच हर पार्टी कार्यालय से कुछ नेताओं को चुनावी टिकट देकर जनता के बीच उतारा जा रहा है। ऐसे में तमाम नेताओं को तो टिकट मिल गया, लेकिन एक जो बड़े नेता हैं, ऐसा एक बड़ा वर्ग है नेताओं का जिनको टिकट अभी तक नहीं मिला है। जिनके कार्यकर्ताओं में असमंजस की लहर है। वो सोच रहे हैं कि उनके नेता को टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जैसे नितिन गडकरी का नाम आता है, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आता है, प्रियंका गांधी को रायबरेली से अभी तक नहीं मिला। तो क्या इन लोगों के जो सियासी करियर है उस पर सवालिया निशान जो उठ रहे हैं, वो भविष्य में किस ओर जाएंगे? मतलब इनका भविष्य कैसा रहने वाला है? विजय, मेरे हिसाब से नितिन गडकरी को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस में है बीजेपी। खबर ये भी आई थी कि पार्टी ने सर्वे करवाया है वहां पर कि नितिन गडकरी के अलावा कौन उम्मीदवार हो सकते हैं जो पार्टी को वहां से रिप्रेजेंट कर सकते। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नितिन गडकरी को आप घर नहीं बैठा सकते, आपको दूसरी सीट से कहीं से उनको लड़ाना होगा। वो एक कद्दावर मंत्री है, उनके कामों की गिनती जो है ना वो उस तरीके से की जाती है जिससे विपक्षी भी खुश होते हैं। नवेंद्र, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है आशीष कि अभी तक बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच महाराष्ट्र में सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। इसे लोग बड़ा पहलू मान रहे हैं कि अभी तक नितिन गडकरी को टिकट नहीं मिला है। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना या उनके एनसीपी जो भी है उनके साथ उनकी सीट की डील हो जाएगी तो नाम सामने आ जाएगा। बीजेपी के साथ तो ये बीजेपी के जो भी सहयोगी दल है, बीजेपी आपसे ये थोड़ी सुझाव मांग रही है कि भाई आप 2 पे लड़ोगे 3 पे। बीजेपी तय कर देती भाई 4 सीटें दे दी है, लड़ना हो लड़ो, ना लड़ना अपना रास्ता देखो। लेकिन अभी तक तो फिर उसके हिसाब से लिस्ट आ जानी चाहिए थी। कुछ तो मामला फंसा है तभी तो अभी तक मामला वहां पर जितना मुझे समझ में आता है वहां सांसदी के लिए मामला है ही नहीं। नितिन गडकरी का ऐसा कद है जो एक बड़े पद, जो संवैधानिक पद है, उस पर भी जो व्यक्ति बैठा है उसको भी टक्कर दे सकते हैं, इसलिए उनको दरकिनार किया जा रहा है। पर आशीष, मेरा एक सवाल यह है कि इस जो लिस्ट आई है उसमें कई ऐसे नाम हैं जो अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के। राजनाथ सिंह 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अमित शाह वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन नितिन गडकरी का नाम नहीं। अगर आप बोल रहे हैं कि महायुति की अलायंस है और वहां पर सबको साथ लेकर चलना है, तो यूपी में भी तो अलायंस है। वहां तो जयंत चौधरी के पहले आपने अपनी लिस्ट का ऐलान कर दिया, आपने राजभर से नहीं पूछा, या आपने देखा जाए तो संजय निषाद से नहीं पूछा और राजनाथ सिंह का नाम अनाउंस कर दिया। ऐसे में तो नागपुर से भी नाम हो सकता था। में तो चीजों को उन्होंने साधने की कोशिश की। राजभर 2 टिकट मांग रहे थे, उनको एक ही टिकट मिली है कुर्सी की, लेकिन उनको मंत्रालय दे दिया, उनकी कुर्सी डाल दी गई यूपी सचिवालय में, जिसके लिए वो ख्वाब सजाए बैठे थे, उनकी वो रात पूरी हो गई। तो अब वो जनता के बीच निकल गया। संजय निषाद के ख्वाब अधूरे रह गए हैं। ऐसे ही जो जयंत चौधरी को तो मिल गई 2 टिकटें, लेकिन सपा की ओर से 7 टिकटें मिल रही थी। लेकिन एक अलायंस की जो बात चल रही है, तो अलायंस एक और हो रखा है, जो विपक्षी गठबंधन हो रखा है यूपी में, उसके जो तमाम चेहरे हैं कांग्रेस की ओर से, अभी तक वो भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुए। अभी तक अमेठी और रायबरेली से ये तय नहीं हुआ है कि कौन लड़ने वाला है, जो कि परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की विरासत जुड़ी हुई है रायबरेली। पर जो पहली लिस्ट आई है उसमें तो साफ हो गया है कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं हथियार डाल दिए हैं, वो अमेठी से नहीं चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब सीट शेयरिंग हो चुकी है इंडिया अलायंस में, वो सीट रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के खाते में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप वायनाड से डिक्लेयर करवा रहे हो कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो फिर वॉक ओवर देना एक तरीके से। रायबरेली से सोनिया गांधी पहले ही चुनाव नहीं लड़ रही है, प्रियंका गांधी का नाम नहीं आ सकता था क्या पहली लिस्ट में? आपको तो राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, तो इसका मतलब बीजेपी को वॉक ओवर देना नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, तो इसका मतलब क्या था फिर? लेकिन दोनों जगह से नरेंद्र मोदी चुनाव जीते भी थे और राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से चुनाव हार गए थे और लगभग 55,000 वोटों से चुनाव हारे थे। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे और सर्वे भी यही कह रहे थे कि राहुल गांधी के लिए मुकाबला काफी टफ होने वाला है। कहां हिचक रही है आशीष, कहां हिचक रही है? प्रियंका गांधी रायबरेली से क्यों नहीं, पहली लिस्ट में नाम क्यों नहीं? नहीं, अभी जो मतलब जो उनके आधिकारिक प्रवक्ता है जयराम रमेश
लिस्ट उनकी ओर से बाइट आई थी, मतलब उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, उन्होंने कहा था कि अभी जो पहली लिस्ट हम लेकर आ रहे हैं उसमें उन राज्यों में हम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे जहां पर हमारा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है। जहां हमारा पार्टी के साथ गठबंधन है, तो ये बात तो बेमानी हो गई ना, जब सपा ने आपको सीट दे दी है, आपको नाम डिक्लेयर करना है और आप बोल रहे हैं कि जहां ये वो, ऐसे कैसे होगा? नवेंदु, मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, जब आप राजनीति की बात करते हो वहां पर ईमान और बेईमानी शब्द का जिक्र ही बेईमानी हो जाता है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से नहीं चुनाव लड़ेंगी तो वो फिर कहां से लड़ेंगी? अगर उनको रायबरेली से टिकट नहीं दिया जाता है तो दूसरी सीट से भी नाम चल रहा था उनका। बीच में तो खबर ये भी आ रही थी कि हो सकता है प्रियंका लोकसभा चुनाव लड़े ही ना। ये प्रियंका के फैसले पे निर्भर कर रहा है। कांग्रेस वही फैसला लेगी जो प्रियंका चाहेगी। प्रियंका को लगेगा तो आशीष, क्या राम मंदिर के मुद्दे से डर गई है? राम मंदिर के मुद्दे से डर गई है कांग्रेस पार्टी, इसलिए बड़े बड़े नेता जो है पीछे आ रहे हैं। इस बात का जवाब तो कई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता दे सकता है। कांग्रेस डरी है कि आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्या डर है कहीं ना कहीं कि राम लहर है इसलिए कांग्रेस के नेता पीछे हट रहे हैं? सोनिया गांधी राज्यसभा चली जाती हैं, प्रियंका गांधी का नाम नहीं आता है, राहुल गांधी सेफ सीट पर जाते हैं जहां पर 50% से ज्यादा मुसलमान, 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है, वहां से चुनाव। हर कोई जो भी नेता बनता है वो उस जिले या फिर लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है उसका नेतृत्व करता है। उसे लग रहा है कि वहां की जनता उससे चुनेगी, वो वहां से लड़ेगा। उसे लगेगा कि यहाँ की जनता नहीं चुनेगी तो नहीं लड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद जैसी लहर है अभी वर्तमान स्थिति में, आप 2019 से तुलना करना चाहेंगे अमेठी की, तो मामला थोड़ा सा तब्दील हुआ है, क्योंकि उस वक्त सपा भी खिलाफ थी, कांग्रेस के सपा खिलाफ थी, लेकिन अब सपा साथ में है। अगर सब कुछ नवेंदु को लाना चाहूंगा। नवेंदु, इंदिरा गांधी चुनाव हारी लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए था। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्मृति ईरानी 2014 में जब चुनाव हारी थी उसके बाद वो चुनाव मैदान छोड़कर भागी नहीं, वो अमेठी में डटी रही और 5 साल बाद उन्होंने चुनाव जीता और उसके बाद वो लगातार अमेठी में बनी है और अब वो अपने विकास कार्यों के ढोल भी पीट रही है कि उन्होंने अमेठी में ये किया। तो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं उन पे ये भी दबाव होगा कि अगर वो जनता के बीच में जाएंगे तो उनको इन सवालों का भी सामना करना पड़ेगा कि स्मृति ईरानी ने क्या क्या किया वहां पर। काम किया है अमेठी में, बहुत बेहतरीन काम किया है, घर भी बनवा लिया है, घर भी बनवा लिया, महल बनवा लिया, जो कुछ भी बनवा लिया। अगर उन्होंने इतना बेहतर काम किया है तो राकेश प्रताप सिंह जो अमेठी में जिनका एक खास जनाधार है, सपा की ओर से विधायक रहे थे, उनको राज्यसभा में पाला बदलने के लिए बीजेपी क्यों लेके आई? वो सिर्फ राज्यसभा टिकट का सवाल नहीं था, वो अमेठी में कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए था, क्योंकि सपा इस बार साफ तौर पर कांग्रेस के साथ है। ऐसे में कहीं दांव पेच उल्टे ना पड़ जाए, इसलिए राकेश प्रताप सिंह को लेके आए। अब आप बोले कि राम मंदिर की बात से बीजेपी के लिए जनाधार मिल जाएगा, राम की लहर है। अगर इतनी राम की लहर होती तो फिर जो अवध क्षेत्र से आते हैं अभय सिंह, उनको बीजेपी ने क्यों पाला बदलवाया? अब रायबरेली में आप कहते हो रायबरेली में वॉकओवर दे दिया बीजेपी को वॉकओवर मिल गया कांग्रेस की ओर से। विजेंद्र, 400 पार के लिए बीजेपी वो हर काम कर रही है जो उसको करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आज तो टीडीपी से भी गठबंधन फाइनल होने वाला है। में होती जीत को लेकर तो मनोज पांडे को क्यों लेके आई? आशीष, आप एक बात बताइए मुझे, बीजेपी के अभी सबसे बड़े नेता पूरे देश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में सबसे पहला नाम मोदी और शाह का होता है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट से दोनों का नाम गायब होता है और ये वो सीट है जहां से कांग्रेस पार्टी आज से नहीं दशकों से उनके मतलब लोग जीते हैं। सोनिया गांधी हो, उनके फिरोज गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, सभी ने जो उस सीट से इतनी कांग्रेस डर गई है कि अभी तक कैंडिडेट खड़ी करने की हिम्मत दोनों को दूसरे गांधी पे लेके आता हूं। वरुण गांधी और मेनका गांधी का टिकट कट सकता है, ऐसी खबरें हैं। तो क्या सपा उनको अपने पाले में ले लेगी या कांग्रेस ले लेगी, क्या लगता है? आप दोनों के सवालों के जवाब देना चाहूंगा। आपने वरुण गांधी और मेनका गांधी पे अभी बाद में आऊंगा। पहले आपने बोला कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान क्यों नहीं हुआ? राहुल गांधी इस वक्त अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार है। अखिलेश यादव की सोच, और वो कहते हैं साफ तौर पर कन्नौज की सीट को लेकर वो बोल चुके हैं जो हमारे घर की सीट है उस पर तो कभी भी फैसला ले लेंगे। अब दोनों की विचारधारा मिल गई तो शायद यही इंपैक्ट पड़ रहा है अभी राहुल गांधी पे कि भाई वो घर की सीट है, जब चाहेंगे तब उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर देंगे। अब बात आती है पीलीभीत की, वरुण गांधी और सुल्तानपुर की, वरुण गांधी की और मेनका गांधी की, इनको लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अंदर खाने वरुण गांधी की बातचीत भी हुई है अखिलेश यादव के साथ, वो कभी भी साइकिल पर सवार हो सकते, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी ये कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं, वो तो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, कहाँ अखिलेश के पास चले जाएंगे? तारीफ उन्होंने अभी किया है, जब 2019 में किसानों के मुद्दों पर घेरा, बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा, महंगाई के मुद्दे पर घेरा, हर मुद्दे पे घेरते चले आए हैं बीजेपी।
अब सीधे तौर पर मतलब बीजेपी के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं जो सीधे तौर पर सवाल कर सके पीएम मोदी से। वो पीएम मोदी तक राजभर ने भी यही बात बोली थी अभी। लेकिन आप देख लीजिए कि वरुण गांधी और उनकी जो माता हैं उनको लेके पिछले बार भी बीजेपी पूरी तरह से असहज नहीं थी विजेंद्र, इसलिए दोनों का सीट बदल दिया गया था, पीलीभीत से सुल्तानपुर और सुल्तानपुर से पीलीभीत। इस बार भी और खबरें भी ये चल रही थी कि वरुण गांधी की नजदीकियां सपा के साथ बढ़ गई है। और आपने जहां तक कहा पीएम मोदी की तारीफ की, तो अभी उन्होंने एक कार्यक्रम था उसमें तारीफ किया, उससे पहले नहीं की नोटिस की होगी कि यूपी से 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है आशीष, लेकिन बीजेपी ने टिकट किसी के नहीं काटे, नहीं काटे हैं, सबके अधिकतर दो चार टिकट सांसदों के काटे हैं, सबको टिकट दिया गया है, भर भर के दिया गया है, चाहे वो एसपी सिंह बघेल हो या संजीव बालियान हो। पहले कहा जा रहा था कि नए नाम आ सकते हैं, नए नाम आ सकता है कि नए उम्मीदवार के ऊपर अगर दांव खेलना चाहे तो उल्टा पड़ सकता है। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो जीत रहा है उसको क्यों डिस्टर्ब करना। विनिंग कॉम्बिनेशन क्रिकेट में भी होता है, टीम अच्छी खेल रही है तो क्यों नए खिलाड़ी को मौका देना जब पुराना खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है। नहीं तो ये बातें फिर राजस्थान मध्य प्रदेश में नहीं चलती क्या? पूरा शेप पार्टी का सिर्फ कैप्टन को जाता है। नहीं, अब मौका देने की बात करें तो आप शिवराज सिंह चौहान को भी मौका दे सकते थे, राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सिंधिया को मौका दे सकते थे, तो वहां आप अपने हिसाब से चला रहे हैं। और यहाँ राज्यों में अगर बात आती है तो फिर कॉम्बिनेशन आ गया। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी के बड़े नेता है, अगर आपने उनसे सेक्रीफाइस कराया है, उसको सीएम रहते हुए चुनाव जीते हो, फिर उनको बैठा दिया, तो कहीं ना कहीं उनको कंपनसेट तो करना था। पार्टी ने इसलिए उनको विदिशा से लड़ाने का फैसला किया है, जहां से वो 3-4 बार से ज्यादा के सांसद रह चुके हैं, तो उनके लिए कोई संसद की पिच नहीं है, वो पहले भी खिलाड़ी रहे हैं लोकसभा के। अब कांग्रेस के पास दिक्कत यह है कि उम्मीदवार नहीं है, विधायकों को चुनाव लड़वाना पड़ रहा है। भूपेश बघेल को चुनाव लड़वाना पड़ रहा है वहां पर। ऐसा ही कुछ तो एमपी और राजस्थान में हुआ था, उन्होंने कितने मंत्रियों को लड़वा दिया जो कि केंद्रीय मंत्री थे, 7 या 8 को लड़वा दिया भाई, 2 हार भी गए थे उसमें, केंद्रीय मंत्री तक चुनाव हार गए। लेकिन मुझे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस जो 17 सीटें मिली हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ कर पाएगी या वो 17 भी बीजेपी आसानी से जीत जाएगी? नहीं, बीजेपी जीतेगी या सपा तो उनके साथ है। कौन जीतेगा ये तो बात का फैसला है, लेकिन बात ये इस वक्त ये है कि चुनाव में उनको अगर उम्मीदवार उतार रहे हैं तो ऐसे उम्मीदवार तय करने चाहिए जो मजबूती से लड़े। और यही लगातार उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि भाई अभी हम थोड़ी रणनीति कर रहे हैं और जब पहले उतार देंगे लेकिन कहीं देर ना हो जाए। सवाल यही उठ रहा है। रायबरेली और अमेठी का तो सबको पता है, स्मृति ईरानी लड़ रही है, रायबरेली से कौन लड़ सकता है आपकी नजर? नूपुर शर्मा का नाम आ रहा है बीजेपी की ओर से, और कुमार विश्वास का नाम भी आया था। मनोज पांडे एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं बीजेपी के लिए। ऊंचाहार से 3 बार के विधायक हैं। पार्टी ने शायद ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में लाने के लिए शायद बीजेपी में शामिल है। वो उनका किसी दल से जुड़ा हुआ जनाधार नहीं, उनका खुद का जनाधार है उस ऊंचाहार सीट पर। वो अगर निर्दलीय में चले जाए, वहां के लोग ऐसा बोलते हैं कि निर्दलीय में अगर जनता के बीच चले जाए तो वो जीत सकते हैं। यानी सीट बीजेपी के लिए सेफ है एक तरह से, बीजेपी के लिए कांग्रेस के लिए सवाल जरूर है। जो लोग राजनीति के आंकड़ों को ट्रैक करते हैं उनको मैं बता दूं कि वो सीट बीजेपी जीत चुकी है। सोनिया गांधी के पहले वहां पर बीजेपी के सांसद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस का ऐसा गढ़ है जहां बीजेपी ने आज तक जीत हासिल नहीं किया। पिछले 4 चुनाव में सोनिया का मत प्रतिशत भी कम हुआ है काफी। 1 लाख की टैली जो थी उनकी रह गई थी, 1 लाख का अंतर रह गया था बीजेपी कैंडिडेट से। तो कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन कांग्रेस के लिए है। वो राम मंदिर की जो वेव चल रही है ना, राम मंदिर की वेव से डरी हुई है कांग्रेस। आशीष, मानो या बड़े नेताओं के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन चल रही है। अभी जैसे गडकरी का नाम किया था, ब्रिजभूषण शरण सिंह चल रहा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम चल रहा है। ऐसे तमाम नेता है, उनका भी आखिरी चुनाव माना जा रहा है। तो मायावती अगर आज जो ऐलान किया एक तरीके से कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है, तो फिर तो क्लियर कट 80 जो सीटें जीतना है बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी नहीं। मायावती तो लगातार ऐलान कर रही है, एक बार नहीं उन्होंने कई बार ये ऐलान कर दिया है और एक तरह से बीजेपी के लिए पिच तैयार कर दिया है। गाजियाबाद से 2 बार के लोकसभा सांसद हैं, क्योंकि कुमार विश्वास मेरठ के रहने वाले हैं और वो गाजियाबाद के नजदीक ही आता है। तो या मेरठ से या गाजियाबाद से कुमार विश्वास जो है वो बीजेपी की ओर से डेब्यू कर सकते हैं। हालांकि वो राहुल गांधी के खिलाफ 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं और हैरानी की बात ये है कि बड़े नेता थे लेकिन जमानत जब्त हो, तीसरे स्थान पर रहे थे वो। पार्टी भी नहीं थी तब, तो वो जनाधार भी तलाशना उनके लिए बड़ी बात थी उस दौर में। पर जिस तरीके से वो आजकल बीजेपी के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, खासतौर पर राम मंदिर बनने के बाद उनकी, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनको नूपुर शर्मा की दावेदारी अब कितनी मजबूत मानते हैं, जिस तरीके से मतलब एंटी मुस्लिम
एंटी मुस्लिम नेता उनको करार दिया जा रहा है कि अभी दिल्ली की भी शायद दो सीटें हैं। हाँ, दिल्ली में, वहाँ से गौतम गंभीर की सीट है, हंसराज हंस की सीट बाकी है, वहाँ पे उनका नाम उतारा जा सकता है उनको। पहली बात तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने उनको 6 साल के लिए सस्पेंड किया था पार्टी से। अब वो सस्पेंशन वापस लिया या नहीं, अभी तक नहीं लिया, क्योंकि टी राजा का ले लिया था, फिर उनको गौशामाल सीट से चुनाव लड़वाया, जीते भी तीसरी बार लगातार, जीत भी गए। अब हो सकता है देर सबेर उनका भी जो है निष्कासन वापस ले ले पार्टी और वापस उनको मैदान में उतार दे। केजरीवाल के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उनको हार मिली। दिल्ली का जो बिहार के सिनेरियो पे जाते हैं, मतलब यूपी में तो मामला लगभग सेट है। बिहार के एक नेता है शहनवाज हुसैन, को लेकर भी चल रहा है कि उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिहार से आते हो उनको दरकिनार कर रखा है बीजेपी के। 2014 में जब मोदी लहर थी उस समय सारी सीट बीजेपी लगभग बिहार में जितने भी लड़ी थी लगभग उसने जीती थी, लेकिन 2 सीट जो थी भागलपुर और बांका वो बीजेपी मोदी लहर में भी हार गई थी और दोनों बीजेपी की मजबूत गढ़ मानी जाती थी। सीट और बीजेपी ने हारी थी, वो थी अमृतसर की सीट, जहां से अरुण जेटली पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। वो लेकिन वो सीट जो है वो बीजेपी हार गई थी, क्योंकि सिद्धू ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। और फिर अरुण, लेकिन शहनवाज पे मैं आगे कहना चाहूंगा कि 2014 में जब शहनवाज हारे तो 19 में सीट जेडीयू को चली गई भागलपुर से, वहां से अजय मंडल चुनाव जीत कर आए, लेकिन उसके बाद उनको उद्योग मंत्री बनाया गया जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ आए। उसके बाद उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया। हालांकि एमएलसी का जो उनका कार्यकाल है वो भी अब पूरा ही होने वाला है, नीतीश कुमार का भी और शहनवाज हुसैन का भी, और वो भागलपुर में लगातार पिछले 1 साल से कैंपेनिंग कर रहे हैं। भागलपुर से सुशील मोदी का नाम भी चल रहा है कि राज्यसभा से उनका मन भर गया है, वो लोकसभा के जरिए क्यों तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे बीजेपी को। नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी अब सुशील मोदी से काफी ऊपर देखने लगी है, के बारे में सोच रही है। एक्चुअली बीजेपी ने अपने राज्यसभा के सांसदों से कहा है कि अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमको 3 सीट बताइए, हम आपको चुनाव। देखिए विजय, मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी अब सुशील मोदी से काफी ऊपर देख रही है, क्योंकि वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और बीजेपी ये नहीं चाहती है कि दोबारा से फिर वही लोग आए जो नीतीश के प्रिय हैं। सुशील मोदी पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं। बीजेपी अब नए लीडरशिप को बिहार में उभारना चाहती है। शहनवाज हुसैन को हो सकता है भागलपुर से टिकट मिल जाए, वहां सुपौल से भी मिल सकता है, किशनगंज से भी, वो दोनों जगह से पहले भी सांसद रहे हैं। बीजेपी ने इस बार सबको चौंका दिया है। केरल से एक मुस्लिम अब्दुल सिद्दीकी, डॉक्टर मतलब जो पूरा मिशन है इस वक्त जो है वो 400 पार का नारा दे रखा है उसने। एक सीट को लेकर भी बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब धनंजय सिंह पे जो फैसला है, धनंजय सिंह ने साफ तौर पे किस तरीके से बोला कि मेरे खिलाफ जो भी षड्यंत्र पूरे तौर से सियासी हैं। इस पर आपने धनंजय के सामने जो उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा है वो तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। धनंजय निर्दलीय ताल ठोक रहे थे, पहले बीएसपी के टिकट पर सांसद बन चुके हैं वो। कृपा शंकर सिंह जो कि महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा नाम है, कांग्रेस के नेता रहे हैं, जौनपुर के मूल रूप से, लेकिन उनके उद्धव ठाकरे ने बोला है कि आय से अधिक मामले का केस, संपत्ति का केस उनके खिलाफ चल रहा है। ऐसे लोगों का नाम जो है पहली लिस्ट में मोदी जी के साथ शामिल, लेकिन नितिन गडकरी वैसे कई नाम शामिल हुए, जैसे एक बिहार के भोजपुरी के सुपरस्टार है, भोजपुरी से आसनसोल पवन सिंह, भाई उनको टिकट मिल गई। उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई शुक्रिया आपका केंद्रीय नेतृत्व का। नहीं, खबर ये आ रही थी कि उन्हें पार्टी ने ही मना किया है, वो सीटिंग पार्टी ने ही उनको मना किया। टिकट दे दिया, आपको नहीं पता है कि आप जिस बंदे को टिकट दे रहे हैं वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। फिर ऐसे ही नहीं, उसको लेकर बात अलग थी। उन्होंने कुछ गाने गाए थे जो कि बंगाली अस्मिता के खिलाफ मुद्दा उठ रहा, टीएमसी उसको लगातार उठा रही थी। एक और उम्मीदवार थे बीजेपी के जिनका एक वीडियो वायरल हो गया था, जो एआई को जिम्मेदार ठहरा रहे थे वो उसके लिए, और उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। तो उनके साथ भी ऐसा ही था क्या? वो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया उनको। देखिए ये तो बीजेपी आलाकमान तय करेगी किसे चुनाव लड़ाना है, हम तो नहीं बता सकते हैं। नहीं, बीजेपी आलाकमान ने तय किया, उनके उम्मीदवार भाग रहे हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी का इतना बुरा दौर हमने कभी नहीं देखा कि उनके उम्मीदवार टिकट मिलने के बावजूद लड़ने को तैयार नहीं हो। देखिए ये वो लोग बोल रहे हैं जिनका अभी जनाधार बहुत घटता जा रहा है। हार रही है भारतीय जनता पार्टी, है कहना अखिलेश यादव का। अच्छा, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि मेरा कहना क्यों है, जो चुनाव लड़ रहे हैं विजयन का कहना है कि बीजेपी 80 सीटें जीतेंगी यूपी में। मेरा कहना यह है कि कम से कम वो तो बोलिए जो हकीकत के करीब हो। तो अखिलेश यादव मतलब झूठ फैला रहे हैं जनता के बीच में, ऐसा आप कह रहे हो? देखिए झूठ साबित हो गया, अखिलेश का झूठ साबित हो गया। जब आप इन्विटेशन ठुकराएंगे एक ऐसे कार्यक्रम का जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते हो रहा है एक तरीके से, और आप बोलेंगे नहीं नहीं हमारे राम अलग है, हमको जब जाना होगा जाएंगे। हाँ, तो उसी दिन लोगों ने अपनी हार मान ली है। कई लोग बीजेपी साफ कह रही है उन्होंने भी निमंत्रण पत्र। तो शंकराचार्य को चुनाव थोड़ी लड़ना है, चुनाव में मई मैदान में आना है इनको। वो अब मथुरा काशी की बात करने लगे लोग, वहां तक आगे बढ़ गए। और सपा की ये दिक्कत है कि वो राम मंदिर पर ही अपना स्टैंड नहीं ले पा रही है। आप कैसे जीतेंगे चुनाव बताइए? वो अपना खुद का एक मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में,
जहां पर वो भोलेनाथ की पूजा भी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। अरे आप मंदिर बनवाइए, अच्छी बात है, भोलेनाथ की पूजा कीजिए, लेकिन नहीं, अब तो चुनाव बड़ा मंदिर बन रहा है, 500 साल के इंतजार के बाद बन रहा है, वहां का इनविटेशन आपको मिल रहा है, आप इसलिए नहीं जा रहे हैं कि मुस्लिम आपको वोट नहीं देंगे। उसी दिन आपने एक तरीके से हार मान ली बीजेपी से। आशीष, अभी चुनाव एकदम निकट है, अब तो नेताओं का मंदिर का दौरा शुरू होगा जो चुनावी हिंदू टाइप है, लगातार वो मंदिर जाना शुरू कर देंगे। बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है लोकसभा चुनाव ओवरऑल? मेरा ये मानना है कि बीजेपी का खुद का असेसमेंट है कि वो 350 प्लस रहेगी और बाकी उसके अलायंस रहेंगे। देखिए, बीजेपी कहा जाता है कि बीजेपी अपने इंटरनल सर्वेस वगैरह कराती है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री 400 का दम भर रहे हैं एनडीए, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पे तो बनाएगी। सीटें कितनी आएगी ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। और अखिलेश यादव गृह मंत्री होंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री। आप जितना ट्रैक करते हैं पॉलिटिक्स, उससे तो मैं यही मान के चल रहा हूं। तो आशीष 2029 में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुझे लगता है कि गृह मंत्री अखिलेश यादव होंगे और प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। क्या ये हो सकता है राजनीति में? 2024 में कुछ भी हो सकता है। 2024 में होगा, 2024 में होगा, ये 2024 में होगा आशीष। 2024 का बोलते हैं भारत में जब एक चाय बेचने वाला खुद प्रधानमंत्री बन सकता है, तो अखिलेश यादव राहुल गांधी भी क्या बन सकते हैं? ये तो कुछ भारत की राजनीति प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। नहीं, मैं तो ये आपसे पूछना चला, यूपी में कितनी सीटें जीतने वाली है बीजेपी? बीजेपी जो भी जीते, आप जिस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं राहुल गांधी अखिलेश यादव को, उस हिसाब से तो होम मिनिस्टर बनना तय है अखिलेश यादव का और प्रधानमंत्री। नहीं, तब उनको ही सिर्फ कटघरे में क्यों खड़े कर रहे हैं? फिर तो आप बीजेपी अगर जीतेगी तो आपको भी फायदा मिल सकता है। मैं वो बोलता हूँ जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, मेरा खुद का असेसमेंट नहीं है, मैं सर्वे नहीं कर रहा। नेताओं से बात होती है, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके बिहाफ पे मैं बोलता हूँ। माफ कीजिएगा, ओपिनियन पोल जो बीच बीच में आते हैं तमाम चैनलों के, उसके भी आप सीटें जीत रही बीजेपी। मुझे तो लगता है पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी। पिछले बार 62 और 2 उनके सहयोगी दल थे, इस बार ज्यादा सीटें जीतेगी। मुझे लग रहा है कांग्रेस रायबरेली और अमेठी दोनों हारेगी। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी आसानी से 65 प्लस सीटें खुद जीत लेगी, बाकी उसकी अलायंस जीतेगी। अलायंस की बात करके जा रही है, जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी बहुत मजबूत है। अगर बीजेपी सच में इतनी मजबूत होती है, छोटे छोटे दलों से गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ती है? वो 400 पार का नारा जो दिया है पीएम ने, उस हिसाब से वो कर रहे हैं। बीजेपी टीडीपी के साथ भी गठबंधन आज लगभग फाइनल हो जाएगी। देखिए, एक बड़ी पिक्चर पहले सेट करो। अगर हमने बड़ी सी पिक्चर दिखा दी, भाई हम मेगा बजट मूवी बना रहे हैं, अगर पूरी ना हो तो काफी कई सीटें ऐसी होती है आशीष, कई सीटें ऐसी होती है 400 में कितना भी कम करो, कई सीटें ऐसी होती है जहां उम्मीदवार 5000 वोट से हार जाते हैं, कई बार 2000 वोट से हार जाते हैं, 1000 वोट से भी छोटे छोटे अलायंस करना पड़ते हैं, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है। मेरा क्या आशीष, मैं एक फाइनल कमेंट देना चाहूंगा इस पे। मुझे लगता है कि राजनीति परसेप्शन का खेल है और इस समय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे निकल चुकी है परसेप्शन के नजरिए से। इसलिए भी राहुल गांधी को अमेठी से नहीं लड़ा है अभी तक, ना उनका घोषणा नहीं हुआ है, तो बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों को पीएम मोदी का कर दिया। कैमरे की तरफ देख के बोल दीजिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और अखिलेश यादव जो है वो देश के गृह मंत्री। अमेठी पे भी सवाल है और बीजेपी के मिशन 400 पर भी अभी सवाल है, लेकिन 80 पार कितना सच होगा? 400 के पार बीजेपी जाएगी या नहीं जाएगी, इसका सवाल का जवाब आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा। फिलहाल हमारे साथ उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।